नमस्कार विद्यार्थियों, शिक्षक आपके द्वार YouTube चैनल में भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में अपन ने मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में जाना था और उसके बाद में मानव के विशेष क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है और उसका विशेष क्षेत्र क्या था, उसके बारे में अपन ने कल की क्लास में अध्ययन किया था। आज अपन अपनी क्लास के अंदर मानव भूगोल के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे कि मानव भूगोल का विकास कितने चरणों में हुआ, कौन से युग में जो विकास हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं मानव भूगोल के विकास के बारे में। मानव भूगोल के विकास में अपन सबसे पहले प्राचीन काल की बात करें। प्राचीन काल यानी कि शुरुआत से लेकर के सातवीं शताब्दी यानी कि प्रारंभ से 7वीं शताब्दी तक मानव भूगोल का विकास जो था किस प्रकार से हुआ था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो विद्यार्थियों, प्राचीन काल के अंदर मानव को और मानव के समाज के बीच में अन्य आश्रित क्रियाएं जो थी वो ज्ञान था बहुत सीमित मात्रा में था और बिल्कुल उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी। और इसके अलावा मनुष्य के समाज के बारे में ज्ञान बहुत कम था और तकनीकी ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था और मनुष्य को केवल अपने स्थान का ही ज्ञान था। जैसे अपन बात करें, आज अपन जिस एरिया में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जैसे मान लीजिए अपन कवास क्षेत्र में रहते हैं, तो अपन को मालूम केवल कवास का ही था। आसपास के क्षेत्र में क्या घटना घटित होती है उनके बारे में अपन को ज्ञान नहीं था। प्राचीन काल मनुष्य एक सीमित मात्रा में रहता था। और उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं कि प्राचीन काल में मानव ज्ञान बहुत सीमित था। इसके अलावा उस समय प्रकृति का बोलबाला ज़्यादा था, यानी कि सारों और वातावरण, प्राकृतिक वातावरण की अपन बात करते हैं, प्रकृति का प्रकोप था। इसके अलावा प्राचीन सभ्यताएं जैसे चीन की सभ्यताएं, यूनान की सभ्यताएं, मिस्र की सभ्यताएं, इन सभ्यताओं के लोग यानी कि प्राकृतिक वातावरण की यानी कि प्रकृति की पूजा अर्चना करते थे और वो प्रकृति को देवता मान करके पूजा अर्चना करते थे। जैसे अपन बात करते हैं अग्नि की पूजा, वायु की पूजा, इसके अलावा सूर्यदेव, इन पूजा अर्चना की जाती थी। और उसके बाद में थेल्स और अलेक्जेंडर एक महान विद्वान, उन्होंने सबसे पहले प्राकृतिक वातावरण, पर्यावरण और मानव समाजों के बीच में सबसे पहले उन्होंने अध्ययन किया था। अपन बात करें प्राचीन काल से, तो विद्यार्थियों सबसे पहले अपन पॉइंट की दृष्टि से देखा जाए, प्राचीन काल में मानव समाजों के बीच अन्योन्य क्रियाएं का ज्ञान नहीं था। इसके अलावा अपन बात करें मानव समाजों के बीच ज्ञान सीमित मात्रा में था। इसके अलावा इसमें बात करें प्राचीन काल की, तो तकनीकी ज्ञान का अनुभव नहीं था। इसके अलावा अपन बात करें सारों और प्राकृतिक वातावरण का बोलबाला था। जैसे अपन बात करें विश्व के प्राचीन सभ्यताएं, चाहे चीन की सभ्यता,
यूनान, मिस्र, इन सभ्यताओं के लोग प्रकृति को देवताओं के रूप में पूजा अर्चना करते थे। जैसे अपन बात करें, पृथ्वी की पूजा होती थी, सूर्य की पूजा अर्चना करते थे, इसके अलावा अग्नि की पूजा, जल की पूजा की जाती थी। इसके अलावा अपन बात करें, एक विद्वान जिसका नाम है थेल्स और अलेक्जेंडर के बारे में आपको ध्यान होगा। उन्होंने सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया था। विश्व का सबसे पहले मानचित्र का अध्ययन किसने किया था? अलेक्जेंडर ने किया था। थेल्स और अलेक्जेंडर ने जलवायु, वनस्पति, मानव समाज का अध्ययन किया था। देखो विद्यार्थियों, प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन काल में मानव विकास की दृष्टि से देखा जाए, यानी कि प्रारंभ से लेकर के 7वीं शताब्दी में मानव का विकास जो था किस प्रकार था, उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। मानव समाजों के बीच में अन्योन्य क्रियाएं का ज्ञान बहुत सीमित मात्रा में था। जिस क्षेत्र में मनुष्य रहता था उसी क्षेत्र का उसको ज्ञान सीमित था, अन्य गतिविधियों के अंदर वो भाग नहीं लेता था। इसके अलावा मानव समाज के बीच में ज्ञान सीमित था। जैसे उस समय लोगों को ये पता नहीं था कि जैसे भारत एक देश है, अमेरिका एक देश है, ब्रिटेन ऐसे देश हैं, उस देशों की क्या स्थिति है, उसके बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं था। वो अपने स्थान तक सीमित ज्ञान था, तकनीकी ज्ञान का अनुभव नहीं था। आज इतनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपन जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इतनी तकनीकी उस समय ज्ञान प्राप्त नहीं था। तकनीकी विकास के अंदर शून्य था। चारों ओर से प्राकृतिक वातावरण का बोलबाला था, यानी कि वो प्रकृति की पूजा अर्चना करते थे। सारा प्रकृति का प्रकोप था। और उस समय जैसे अपन बात करें, विश्व के अंदर विभिन्न सभ्यताओं के लोग, जैसे चीन की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इन सभ्यताओं के लोग प्रकृति को अपना देवता के रूप में पूजा अर्चना करते थे। जैसे अपन बात करते हैं, पृथ्वी की पूजा की जाती थी उस समय प्राचीन काल से, सूर्य की पूजा अर्चना, अग्नि की पूजा अर्चना और जल की पूजा अर्चना की जाती थी। उसके बाद में सर्वप्रथम एक विद्वान जिसका नाम अपन बात करते हैं थेल्स और अलेक्जेंडर, उन्होंने सबसे पहले जलवायु के बारे में अध्ययन किया था कि विश्व के अंदर कौन कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, वहाँ की वनस्पति का आधार क्या है। मानव समाजों के बीच का जो अध्ययन किया था, सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है अलेक्जेंडर और थेल्स ने। परीक्षा की दृष्टि से आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे प्राचीन काल में जलवायु, वनस्पति और मानव समाज के बीच, यानी कि मानव समाजों का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो थेल्स और अलेक्जेंडर को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, आगे की अपन बात एक यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक जिसका नाम है अरस्तु। अरस्तु ने जो इस प्रकार से मानव समाजों के बीच में अध्ययन किया था, उन्होंने ये भी बताया गया था कि वातावरण के प्रभाव के कारण ठंडे प्रदेशों के लोग बहुत बहादुर होते हैं। जैसे अपन बात करें, ठंडे प्रदेश के जो लोग होते हैं बहुत बहादुर होते हैं और चिंतन में बहुत कमज़ोर होते हैं। जैसे यूरोपीय कंट्री है, जो ठंडे प्रदेश हैं, उन देशों के अंदर उन्होंने ये अध्ययन किया था।
अरस्तु ने ये बताया कि ठंडे प्रदेशों के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बहादुर होते हैं, लेकिन वो उसकी चिंतन में बहुत कमज़ोर होते हैं। वही एशिया के लोगों के बारे में अरस्तु ने ये बताया कि वे लोग बहुत सुस्त होते हैं, लेकिन वो उसकी चिंतन शक्ति बहुत तेज़ होती है। ये किसने बताया? ये प्रसिद्ध दार्शनिक जिसका नाम है अरस्तु। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, एक विद्वान अरस्तु। अरस्तु ने ये बताया कि वातावरण के प्रभाव से ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग, बहादुर होते हैं, यानी बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन चिंतन में वो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। चिंतन में कमज़ोर होते हैं, क्योंकि ये इसमें प्रभाव किसका है? वातावरण का है। क्योंकि उस प्रदेश का वातावरण कैसा है? ठंडा प्रदेश है। जहाँ सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ पर क्या है? ठंडे प्रदेश होते हैं। जैसे यूरोपीय कंट्री अपन बात करें, 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में जो ये ठंडे प्रदेश हैं, यूरोपीय कंट्री जो देश है, वहाँ पर अरस्तु ने ये बताया कि वहाँ के लोग कैसे हैं? बहुत बहादुर लोग हैं, लेकिन उसकी चिंतन शक्ति क्या है? बहुत कमज़ोर बताई। किसने? अरस्तु ने। लेकिन वही उन्होंने एशिया में रहने वाले लोगों के बारे में क्या बताया? एशिया महाद्वीप में निवास करने वाले लोगों को सुस्त बताया गया है। सुस्त बताया तथा चिंतन शक्ति उसकी कैसी होती है? तेज होती है। इस बात को समझना है। अरस्तु ने यह बताया कि एशिया महाद्वीप में निवास करने वाले लोगों के अंदर सुस्त, यानी कि वो कैसे, बहादुर नहीं, कमज़ोर श्रेणी के बताया। क्योंकि एशिया महाद्वीप के अंदर बात करें, यहाँ पर तापमान, वातावरण की अपन बात करें तो यस वहाँ पर गर्म प्रदेश है। गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग कैसे होते हैं? सुस्त होते हैं, कमज़ोरी होती है उसमें, क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और लेकिन उसके अंदर दिमाग बहुत तेज़ होता है। जितना दिमाग तेज़ होता है ना, गर्म होता है, उतना ही तेज़ होगा ना। तो उसी प्रकार अपन बात करें, एशिया में रहने वाले लोग क्या, चिंतन शक्ति बहुत तेज़ होती है, लेकिन वो क्या है, शरीर से बहुत सुस्त होते हैं। ये तो किसने बताया था? अरस्तु की। अब बात करते हैं एक प्रसिद्ध इतिहासकार जिसका नाम है हेरोडोटस। इतिहास का जनक। इतिहास में अपन पढ़ते हैं कि इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। और हेरोडोटस उन्होंने ये बताया घुमक्कड़ जातियों तथा स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण का प्रभाव बताया गया था।
इस बात को समझने की कोशिश करना है। प्रसिद्ध इतिहासकार जिसका नाम है हेरोडोटस, उन्होंने बताया घुमक्कड़ जातियां हैं जहां उसका स्थायी निवास नहीं होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो क्या है घूमते रहते हैं, और जिसमें उसके तंबू नुमा घर बनाते हैं और ऋतु के अनुसार अपनी जगह को क्या है परिवर्तन कर देते हैं। ऐसी घुमक्कड़ जातियां तथा स्थायी कृषक जातियां होती हैं। कई जैसे अपन बात करते हैं स्थायी रूप से वो क्या है कृषि कार्य करती है। उनके जीवन पर किसका प्रभाव बताया? वातावरण का प्रभाव बताया है। ये प्रसिद्ध विद्वान जिसका नाम इतिहासकार हेरोडोटस, ध्यान रखना है। अब तीसरा बिंदु आपको ध्यान में रखना है, एक प्रसिद्ध विद्वान जिसका नाम है हिकेटियस। हिकेटियस के बारे में आप जानते होंगे। भूगोल को भौगोलिक क्रमबंध जो सबसे पहले अध्ययन जो व्यवस्थित किया था किसने? हिकेटियस ने, और इसलिए हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। भौगोलिक अध्ययन को विश्व के भौगोलिक क्षेत्रों को भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित किया था। इस बात को ध्यान में रखना है। प्रसिद्ध जो अपना भूगोलवेता जिसका नाम है हिकेटियस, उन्होंने सबसे पहले विश्व के भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित किया था, क्रमबंध जैसे व्यवस्थित किया था इसने, हिकेटियस ने। इसलिए भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। अब ये तो अपन बात की थी प्राचीन काल में। विद्यार्थियों ध्यान देना होगा, प्राचीन काल की अपन यानी कि प्रारंभ से लेकर के 7वीं शताब्दी तक से अरस्तु है, हिकेटियस है, और इसके अलावा हेरोडोटस है, थेल्स और अलेक्जेंडर है। उन्होंने इस मानव और प्रकृति के वातावरण को किस प्रकार से समायोजन किया था उसके बारे में उन्होंने ये अध्ययन के बारे में बताया है। अब बात करते हैं आगे, इतिहास जो भूगोल के अंदर बात करते हैं, मध्यकाल आता है। 7वीं शताब्दी तक तो किसमें ज्ञान बिल्कुल सीमित था, तकनीकी ज्ञान लोगों के पास में था नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे मध्यकाल की शुरुआत होती है। लेकिन अपन बात करें 7वीं शताब्दी के बाद, अब यह ध्यान रखना है। नंबर 2, मध्यकाल। मध्यकाल यानी कि 7वीं शताब्दी, 7वीं सदी से 18वीं सदी तक, ये काल कहलाता है मध्यकाल। देखो विद्यार्थियों, मध्यकाल में धीरे धीरे नौ सालन का ज्ञान प्राप्त हुआ, नावों का आविष्कार हुआ, तकनीकी ज्ञान प्रारंभ हुआ, लोगों ने नावें बनाई। उसके साथ में वैश्विक अपन बात करें जो औद्योगिक विकास हुआ, उदारीकरण का दौर गुजरा। इसके साथ में तकनीकी दक्षता के कारण लोग एक देश से दूसरे देशों की ओर प्रस्थान हुए, नए देशों की शुरुआत हुई, नए देशों की खोज हुई। जैसे अपन बात करें भारत की खोज, अमेरिका की खोज, इन नाविकों के द्वारा अन्य देशों की खोज प्रारंभ की, जिससे क्या व्यापारिक मार्ग खुलने लग गया। और व्यापारिक मार्ग खुलने से एक देश से दूसरे देश के साथ में व्यापार प्रारंभ हुआ, और धीरे धीरे तकनीकी ज्ञान और विकसित हुआ, और इसके साथ में मानव का विकास जो था आगे चलता रहा। तो आगे अपन लिखते हैं, इस काल में 9 सालन, इस काल में 9 सालन संबंधित अन्वेषणों
तथा तकनीकी ज्ञान प्रारंभ हुआ। तकनीकी ज्ञान के कारण लोग तकनीकी ज्ञान के कारण लोगों के विषय तथा विषय में रहस्य खुलने लगे। उपनिवेशीकरण व्यापारिक मार्ग खुलने लगे और लोग लोगों में व्यापारिक रुचियाँ बढ़ने लगी। यह तो काल था मध्यकाल का। मध्यकाल में अपन को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर विशेष रूप से 9 सालन संबंधित अन्वेषणों की शुरुआत हुई। लोगों के पास में तकनीकी ज्ञान प्रारंभ हुआ, नया नया जो आविष्कार खुलने लगे, यानी कि इनके कारण लोगों के विषय में रहस्य खुलने लगे, व्यापारिक मार्ग खुलने लगे, उपनिवेशीकरण व्यापारिक मार्ग खुलने लगे। यानी कि अपन कह सकते हैं कि नए देशों का खोज होना प्रारंभ हो गया था। इसके साथ में लोगों के अंदर व्यापारिक रुचियाँ बढ़ने लगी, एक दूसरे देशों के साथ में व्यापारिक मार्ग खुलने लगे, व्यापारिक समझौता होने लग गया और इसके साथ में मानव जो विकास आगे से आगे चलता रहा। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल जिसका प्रारंभ होता है 18वीं शताब्दी के बाद में। अपन ने अध्ययन किया था 18वीं शताब्दी में आधुनिक मानव भूगोल की शुरुआत मानी गई। नंबर 1 तो अपन ने लिखा था प्राचीन काल, नंबर 2 अपन ने मध्यकाल और नंबर 3 है आधुनिक काल। आधुनिक काल की जो शुरुआत मानी जाती है 18वीं शताब्दी, 18वीं सदी से। इसके बारे में अपन को ज्ञान पहले से ज्ञान था। आधुनिक मानव भूगोल की शुरुआत जर्मनी से मानी गई है, जिसके जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल हैं। आधुनिक मानव की बात करें तो सबसे पहले जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका, इन देशों में मानव भूगोल का विकास प्रारंभ होने लग गया। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिकी इन भूगोलवेताओं ने मानव विकास के लिए आगे आए और जहाँ पर मानव भूगोल का विकास यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ में सबसे ज़्यादा मानव भूगोल का जो विकास हुआ है यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास फ्रांस में हुआ है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, फ्रांस में हुआ था, जिसके फ्रांस में अपन बात की थी संभववाद विचारधारा। विडाल डी ला ब्लास ने, उन्होंने प्रकृति को नहीं मानव को सर्वे सर्वा माना है और इन्होंने इन मानवीय घटनाओं के साथ में विकास किया। और फ्रांस के अंदर भी ध्यान रखना है कि मानव भूगोल का सर्वाधिक जो विकास हुआ है कौन से देश से हुआ है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रांस में। इसके साथ में 18वीं सदी में
आधुनिक मानव भूगोल की शुरुआत होती है। आधुनिक मानव भूगोल की शुरुआत होती है। आधुनिक मानव भूगोल की शुरुआत होती है और 20वीं शताब्दी आते आते विश्व के संपूर्ण राष्ट्रों में मानव भूगोल का विकास हो चुका था। कौन सी शताब्दी में? 20वीं सदी में संपूर्ण राष्ट्रों में मानव भूगोल का विकास हो चुका था। मानव भूगोल का विकास हो चुका था। इस बात को भी ध्यान रखना है। आधुनिक काल की बात कर रहे हैं। 18वीं शताब्दी के बाद में तकनीकी ज्ञान और तेज हुआ, यानी कि अपन बात करते हैं यूरोपीय कंट्री, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की उससे पहले शुरुआत हो चुकी थी। जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के अंदर यहाँ पर मानव भूगोल का विकास प्रारंभ हो जाता है और मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास जो फ्रांस में होता है। और 18वीं शताब्दी में आधुनिक मानव की भूगोल की शुरुआत मानी गई है और उसके जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल है। 20वीं सदी में संपूर्ण राष्ट्रों में मानव भूगोल का विकास हो चुका था। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब बात करें आगे अपन 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, इसी के शुरुआती चरण में नीतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद, विचारधाराओं की शुरुआत हुई थी। देखो विद्यार्थियों, आधुनिक काल के अंदर बात करें नीतिवाद, संभववाद, नवनीतिवाद विचारधाराओं का विकास जो प्रारंभ हुआ था, विचारों के विचार दिया था उन्होंने। जैसे सबसे पहले नीतिवाद विचारधारा थी जर्मनी के अंदर, जहाँ प्रकृति को सर्वोच्च माना, प्रकृति के प्रकोप को सर्वोच्च माना। इसके जन्मदाता की बात करें तो नीतिवाद के कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल है। संभववाद की बात करें तो उसको मानव को सर्वे सर्वा माना और विडाल डी ब्लॉस यानी कि फ्रांस के अंदर यहाँ पर इस विचारधारा का विकास हुआ। लेकिन आगे बाद में नवनीतिवाद ग्रिफिथ टेलर ने विचारधारा दी, यानी कि न तो प्रकृति सर्वे सर्वा है न मानव सर्वे सर्वा है, दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। ये शुरुआत। लेकिन अपन बात करते हैं 21वीं सदी आते आते, 21वीं सदी में दोनों विचारधाराओं को एक किया, दोनों विचारधाराओं को एक करते हुए नवनीतिवाद विचारधारा पर जोर दिया गया। नवनीतिवाद विचारधारा पर जोर दिया गया। कहने का अर्थ है यानी कि 21वीं सदी में दोनों विचारधारा को एक किया गया, यानी किस पर जोर दिया गया? नवनीतिवाद विचारधारा पर इसका यानी कि महत्व ज़्यादा दिया गया। किसका है? नवनीतिवाद। तो ये था अपन बात करें कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल मानव भूगोल के विकास के संदर्भ में अपन ने बात की थी। अब अपन बात करें मुख्य कुछ भूगोलवेताओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि जर्मनी के कौन कौन से भूगोलवेता थे, फ्रांस के कौन कौन से थे, अमेरिका के कौन कौन से, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से 1 नंबर का प्रश्न आता है, इसमें से पूछ सकता है कोई 2 जर्मन भूगोलवेताओं के नाम लिखिए, या कोई 2 फ्रांसीसी भूगोलवेताओं के नाम लिखिए, या कोई 2 अमेरिकन भूगोलवेताओं के नाम लिखिए, उसके बारे में पूछ सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जर्मनी। नंबर 1 जर्मनी। जर्मनी के अंदर विचारधारा कौन सी थी?
नियतिवाद विचारधारा। नियतिवाद विचारधारा कहाँ की है? जर्मनी की है। और यहाँ पर अपन बात करें हम्बोल्ट, इसके अलावा अपन बात करें रीटर और फ्रेडरिक रेडजेल। ये प्रसिद्ध भूगोलवेता कहाँ के हैं? जर्मनी के। ये कौन सी विचारधारा से संबंधित है? नीतिवाद। चाहे आपको हम्बोल्ट है या रीटर है, फ्रेडरिक रेडजेल है, तीनों ही अपन बात करें कौन सी विचारधारा है, यहाँ आपको ध्यान रखना है नीतिवाद विचारधारा। नीतिवाद विचारधारा है, जर्मनी के अंदर इस विचारधारा का विकास हुआ है। आधुनिक मानव भूगोल की शुरुआत जर्मनी से मानी गई है। उसके पर्वत, ये सब तो आपने पहले से पढ़ चुके हैं कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना हम्बोल्ट, और इसके बाद में आपको ध्यान रखना रीटर। हम्बोल्ट, रीटर और फ्रेडरिक रेडजेल है, ये कहाँ के विद्वान है? जर्मनी के। अब नंबर 2 की बात करें फ्रांस। फ्रांस के अंदर कौन सी विचारधारा थी? संभववाद विचारधारा। संभववाद विचारधारा। अब फ्रांस के अंदर कौन कौन से आपको ध्यान रखना है? एक तो विद्वान जिसका नाम फ्रेब्रे, इसके अलावा ब्लॉस, और एक और विद्वान जिसका नाम है डिमाजिया। देखो विद्यार्थियों, विडान डी ब्लॉस के बारे में पहले अपन जान चुके हैं कि ब्लॉस, पहले से अपन परिभाषा में पढ़ चुके हैं। ब्लॉस कौन थे? फ्रांसीसी विद्वान जिन्होंने कौन सी विचारधारा का जन्म दिया था? संभववाद विचारधारा का जन्मदाता कौन है? ब्लॉस है। लेकिन संभववाद शब्द सबसे पहले फेब्रे ने दिया था। इस बात को भी ध्यान रखना कि संभववाद ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था? फेब्रे ने। ब्लॉस इसके जन्मदाता है। एक और नाम ध्यान रखना, डिमाजिया। तो डिमाजिया कौन सी विचारधारा से है? संभववाद है। कौन से देश के विद्वान है? फ्रांस के। अब तीसरा देश अपन बात करें अमेरिका। आज सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है अमेरिका। अमेरिका की बात करें, एलन सैम्पुल, उसके अलावा टेलर, और एक विद्वान है हंटिंगटन। देखो विद्यार्थियों, एलन सैम्पुल के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या, स्टूडेंट। और ये एलन सैम्पुल जो नीतिवाद विचारधारा का उन्होंने समर्थन किया था, यानी कि सैम्पुल ने नीतिवाद विचारधारा का समर्थन दिया था। लेकिन वो जो एलन सैम्पुल अपन बात करें तो उन्होंने कौन सी विचारधारा का समर्थन दिया था? नीतिवाद विचारधारा का। है कौन से देश की? अमेरिका की है। टेलर अपन पहले से पढ़ चुके हैं, ये कौन सी विचारधारा से संबंधित है? नवनीतिवाद। और हंटिंगटन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। हंटिंगटन जो मानव भूगोल के जनक कहा जाता है, वो भी कौन से देश से है? अमेरिका। तो अमेरिका के अंदर आपको ध्यान में रखना है, अमेरिका के एक तो एलन सैम्पुल, एक विद्वान जिसका नाम है टेलर, और एक विद्वान है जिसका नाम है हंटिंगटन। कौन से देश से हैं? अमेरिका के। अब चौथा आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन। ब्रिटेन से कौन कौन सी विद्वान हैं भूगोलवेताओं के नाम? तो सबसे पहले हर्बर्टसन, इसके अलावा मैकिंडर, इसके अलावा रॉक्सबी, ये ब्रिटेन के। देखो विद्यार्थियों, ब्रिटेन के महान जो भूगोलवेता उन्होंने अध्ययन किया था, हर्बर्टसन, मैकिंडर और रॉक्सबी। ये विद्वान कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। आपसे परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको पूछ सकता है कि जर्मन भूगोलवेताओं के नाम लिखिए, फ्रांसीसी भूगोलवेताओं के नाम लिखिए, अमेरिकन भूगोलवेताओं के नाम लिखिए और ब्रिटेन भूगोलवेताओं के नाम। तो आपको जर्मनी के अंदर कौन है? हम्बोल्ट, रीटर और फ्रेडरिक रेडजेल।
ये मानव भूगोल के जनक, आधुनिक मानव भूगोल। फिर फ्रांस के फेवरे, ब्लॉस और डिमाजिया। इसके अलावा अमेरिका के एलन सैम्पुल, टेलर यानी ग्रिफिथ टेलर नवनीतिवाद के प्रवर्तक और हंटिंगटन। इसके अलावा ब्रिटेन के कौन कौन से भूगोलवेत्ता हैं? हर्बर्टसन, मैकिंडर और रॉक्सबी। ये आपको ध्यान रखना है कुछ भूगोलवेत्ताओं के नाम। अब आगे अपन विचारधाराओं की बात करें, आगे पढ़ते हैं। 1930 में आते आते मानव भूगोल की अलग से कुछ शाखाओं का विभाजन हो गया था। अपन बात करें 1930 की। 1930 के बाद मानव भूगोल की दो शाखाओं का विकास हुआ। दो शाखाओं का विकास हुआ। दो शाखाएं कौन सी है आपको ध्यान में रखना है। एक तो सांस्कृतिक भूगोल, नंबर 1 सांस्कृतिक भूगोल, और नंबर 2 है सांस्कृतिक भूगोल, इसके अलावा आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल, इसमें आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, सांस्कृतिक भूगोल यानी कि जिसमें रहन सहन, निवास स्थान, क्षेत्र, इन सब का अध्ययन जैसे अपन करते हैं सांस्कृतिक भूगोल, और आर्थिक भूगोल के अंदर इसमें व्यापार, वाणिज्य, कृषि, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो आपसे वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि 1930 के बाद में मानव भूगोल की कोई दो शाखाओं का विकास हुआ था। वो कौन सी शाखाएं थी? तो नंबर 1 सांस्कृतिक भूगोल और नंबर 2 है आर्थिक भूगोल। उसके बाद में विद्यार्थियों यानी कि 1930 के बाद 1939 में सेकेंड विश्व युद्ध हो चुका था और उस पर मानव भूगोल पर कम जोर दिया गया। लेकिन उसके बाद 1970 में मुख्य दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। मानव भूगोल की दार्शनिक विचारधारा का जो विकास हुआ था 1970 के कौन कौन सी विचारधारा थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि 1970 में दार्शनिक विचारधारा का विकास हुआ। दार्शनिक विचारधारा का विकास हुआ। वो दार्शनिक विचारधारा कौन कौन सी हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1 अपन बात करें तो इसमें मानव कल्याण विचारधारा, मानव कल्याण परक विचारधारा, मानव कल्याण परक विचारधारा। अब ये क्या है विद्यार्थियों, इसके बारे में समझने की कोशिश करना है कि 1970 में मानव विकास के लिए कुछ ऐसी दार्शनिक विचारधारा हुई जिसमें ये बात की गई कि मानव के विकास के लिए सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता है, उसके बाद में उसके स्वास्थ्य। देखो विद्यार्थियों सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वास्थ्य पर जोर देना। स्वास्थ्य का विकास होना चाहिए, विभिन्न प्रकार के जहाँ पर फैल रही बीमारियों को कंट्रोल यानी रोकना चाहिए। मनुष्य के स्वास्थ्य पर ज़्यादा जोर दिया गया और उसके बाद उसकी शिक्षा पर जोर दिया गया और उसके बाद में उसके आवासों को भी ध्यान में रखा। तो ये विचारधारा ये कहती है सबसे पहले मनुष्य की अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी शिक्षा मिले और उसके साथ में मानव का तेजी से विकास हो सकता है। और ये विचारधारा जो कौन सी है, मानव कल्याण, यहाँ सब कल्याण दिया गया है, मनुष्य का कल्याण के लिए वो जो विचारधारा थी। इसके अंदर क्या बात थी, उसके अंदर अपन को ध्यान में रखना है कि मनुष्य के स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी शिक्षा पक्षों पर जोर दिया गया। इसमें किस पर, एक तो स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, इसके लिए अलग से उसकी शिक्षा होनी चाहिए, इसके लिए मानव आवास उसके रहने के लिए घर की व्यवस्था, अच्छी रोटी कपड़ा आवास की अपन बात करें ना, तो ये सारा मानव कल्याण पर विचारधारा ये कहती है कि लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा और मानव आवास पक्षों जैसे संबंधों का विकास के लिए उन्होंने बात की थी। तो ये तो कौन सी विचारधारा है, मानव कल्याण परक विचारधारा। दूसरी विचारधारा अपन बात करें वो विचारधारा है क्रांतिकारी विचारधारा।
क्रांतिकारी विचारधारा। क्रांतिकारी विचारधारा, ध्यान दीजिएगा, क्रांतिकारी विचारधारा, इसमें निर्धनता के कारण सामाजिक असमानता के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत पर जोर दिया गया था। यानी कि लोग निर्धन क्यों हैं, निर्धन होने का कारण क्या है, इसके बारे में ये क्रांतिकारी विचारधारा उत्पन्न हुई। इसके लिए लोगों के अलग से सुधार, यानी कि यहाँ लोग क्या हैं, एक क्रांति फैली है। क्रांति है कहने का मतलब ये है कि यहाँ लोगों के लिए विकास के लिए कुछ कारण बताए, ये कि निर्धनता का कारण क्या है, कुछ बंधन, लोगों के बंधन का कारण क्या है, इसके बारे में जोर दिया गया। तो इसमें पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, इस दार्शनिक विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन, सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता के लिए मार्क्सवादी विचारधारा पर जोर दिया गया। देखो विद्यार्थियों, क्रांतिकारी विचारधारा ये कहती हैं कि निर्धनता का कारण क्या है, बंधन है तो इसका कारण क्या है, सामाजिक असमानता क्यों होती है, इन सब की विचारधारा को अपन क्या कहते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा। ये आपको पॉइंट की दृष्टि से एग्जाम में पूछा जाता है कि 1970 के दार्शनिक विचारधाराओं के नाम लिखिए, तो आपको मानव कल्याण पर विचारधारा, उसके पॉइंट लिखना है, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव आवास। उसके बाद में क्रांतिकारी विचारधारा, इसके अंदर निर्धनता का कारण बंधन, सामाजिक असमानता, और मार्क्सवादी विचारधारा पर जोर दिया। यह भी प्रश्न आ सकता है कि मार्क्सवादी विचारधारा कौन सी दार्शनिक विचारधारा है, तो ये आपको ध्यान रखना, क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित। अब तीसरा बिंदु आपको ध्यान रखना है, वो लास्ट बिंदु आपको आचरणपरक विचारधारा, आचरणपरक विचारधारा। आचरणपरक विचारधारा, इसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं करते समय आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं करना है। उसका मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि आर्थिक विकास हो, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पर्यावरण के साथ उपेक्षा पर आधारित होना चाहिए। किसके उपेक्षा आधारित होना चाहिए, पर्यावरण के। ये बात विचारधारा कौन सी है, आचरणपरक विचारधारा। इसके अंदर आप लिख दीजिए, इसमें मनुष्य अपने आर्थिक क्रियाएं करते समय आर्थिक लाभ पर विचार नहीं करता है, विचार नहीं करता है, तथा उसके अधिकांश निर्णय पर्यावरण की उपेक्षा पर दिया गया है, उपेक्षा पर आधारित है। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, 1970 की दार्शनिक विचारधारा कौन कौन सी है। नंबर 1 मानव कल्याण परक विचारधारा, दूसरी है क्रांतिकारी विचारधारा, तीसरी है आचरण परक विचारधारा। इसमें से आपका 1 नंबर का जो प्रश्न आता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब लास्ट में अपन बात करें मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटक कौन से हैं। यह लास्ट बिंदु अपन लिख देते हैं कि मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटक प्रश्न पूछा जाता है तो कौन कौन से हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटक।
ये होना ज़रूरी है। 3 जो घटक संतुलन घटक कौन से हैं? नंबर 1, प्राकृतिक वातावरण कैसा होना है, वहाँ की प्राकृतिक वातावरण ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक वातावरण, जहाँ का वातावरण अच्छा होना चाहिए। जैसे अरस्तु ने कहा ठंडे प्रदेशों के लोग बहुत बहादुर होते हैं, वहाँ की वातावरण की स्थिति। नंबर 2, सांस्कृतिक वातावरण कैसा है? सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण यानी कि वहाँ की संस्कृति, रहन सहन किस प्रकार से। और नंबर 3 की बात करें, प्रादेशिक व्यवस्था। प्रादेशिक व्यवस्था, ये प्रादेशिक व्यवस्था जहाँ पर जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ रहने की क्या व्यवस्था है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है कि मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटक कौन से हैं। तो नंबर 1 प्राकृतिक वातावरण, नंबर 2 सांस्कृतिक वातावरण और नंबर 3 प्रादेशिक व्यवस्था। तो इसी प्रकार विद्यार्थियों, पहला लेसन जो अपन का मानव भूगोल और उसका प्रकृति और विशेष क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया है और उसके बारे में अच्छी तरह से अपन इस अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। आगे अपन कुछ कल प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करेंगे कि पहले अध्याय में कौन कौन से जो प्रश्न आने वाले हैं। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही।